नमस्कार मित्रों, अगर आप भी कर रहे हैं जूनियर टीचर भर्ती परीक्षा का इंतज़ार और चाहते हैं बनना जूनियर विद्यालय में अध्यापक, तो आपके लिए ये जो लॉकडाउन का समय है ये बहुत ही एक अच्छा अवसर है। दोस्तों, अगर आपने इस परीक्षा के लिए सामाजिक अध्ययन विषय को चुना है तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए है। इसके माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। ये दोस्तों हमारे पास ये बुक है यूथ कंपटीशन की, जिसमें सारे सामाजिक अध्ययन विषय में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं सारे का सभी प्रश्नों का चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं। ये पहला टॉपिक इसका इतिहास जानने के स्रोत है, और दूसरा पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। ऐसे ही ये पूरा सामाजिक अध्ययन विषय का पूरा सिलेबस इसमें दिया हुआ है। सारे टॉपिक्स इन्हीं टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस पे हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। आज का हमारा टॉपिक है इतिहास जानने के स्रोत और इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इतिहास जानने के स्रोत, दोस्तों स्रोत क्या होते हैं? स्रोत जो किसी चीज़ के बारे में जिससे पता चले, ठीक है, जिससे हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है वो उसका सोर्स या स्रोत कहलाता है। तो जिन चीज़ों से हमें हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है वो हमारे इतिहास जानने के स्रोत होते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमारा पहला क्वेश्चन है सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ फिर ... पर लिखी गई। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ किस पे लिखी गई। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है ताड़पत्रों पे, बी ऑप्शन है पत्थरों पे, सी ऑप्शन है कागज़ पे, डी ऑप्शन है लकड़ी पे। तो दोस्तों सबसे पुरानी पूछ रहा है तो उस समय तो कागज़ का आविष्कार ही नहीं हुआ होगा, कागज़ तो वैसे ही हम काट देते हैं। लकड़ी पर लिखना इतना आसान नहीं है तो लकड़ी भी नहीं हो सकता है। और पत्थर पे भी लिखने में मेहनत लगती है तो इसको भी हम लोग काट देते हैं। सबसे पहली जो पांडुलिपियाँ लिखी गई थी वो ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। सबसे पहली पूछ रहा है तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ताड़पत्रों पे। पांडुलिपियाँ क्या होती हैं? इसमें जो एक वर्ड दिया हुआ है पांडुलिपि, तो इसके बारे में जान लेते हैं। पांडुलिपि वो लिपि होती है जो हाथ से लिखी गई, जो हाथ से लिखा गया दस्तावेज होता है वो पांडुलिपि कहलाता है। हस्तलिपि या लिपि ग्रंथ भी कहते हैं इसे, मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, सबसे पहले जो लिखा गया था वो ताड़पत्र पे लिखा गया था, उसके बाद भोजपत्र पे, फिर उसके बाद ताम्रपत्र पे, उसके बाद सोने के पत्र पे भी लिखी गई थी ये लिपियाँ। ठीक है, इसमें देखिए इसके बारे में दे रखा है। हमारा अगला क्वेश्चन है अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ, ऑप्शन दे रखा है। ए ऑप्शन है खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है, बी ऑप्शन है पुरातत्वविदों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता है, सी ऑप्शन है ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, डी ऑप्शन है खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है। इसमें अभिलेखागार, जिसमें जो अभिलेखागार वर्ड है इसको हम लोग इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो इसमें हमको मिलेगा पहला शब्द अभिलेख, दूसरा आगार। तो इसमें अभिलेख का क्या अर्थ होगा? अभिलेख का अर्थ होगा वो लेख जो हाथ से लिखे गए हैं, अभिलेख है ना, जो लिखे गए हैं। आगार मतलब रखने का स्थान। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
इसमें देखिए पांडुलिपियों, जो हाथ से लिखी गई लिपियाँ हैं ना, ये ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए, आरंभिक मानव की बात कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन है गिरनार का शैल अभिलेख, बी ऑप्शन है पादशाहनामा चित्रकला, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, डी ऑप्शन है कांगड़ा शैली की चित्रकला। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा ये सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। ये मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश में जो भीम बेटका गुफा है वो आज से लगभग 30,000 ईसा पूर्व, 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व से संबंधित है। ठीक है, तो उस समय के लोगों की जानकारी के लिए, उस समय जो लोगों ने गुफा पे जो चित्रकारी की है, जो उस पर चित्र बनाए हैं, जो कि उनके शिकार आखेट से और घोड़े हाथी आदि के जो चित्र बने हुए हैं वहाँ पे, उनके माध्यम से इनको हम लोग प्राथमिक स्रोत मान सकते हैं। हाँ, तो इसमें जो स्रोत, प्राथमिक स्रोत सब प्रयोग हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये इतिहास जानने के दो स्रोत हो सकते हैं हमारे, एक प्राथमिक स्रोत, एक द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत वो जो सीधे सीधे उस समय से रिलेटेड हैं, या उस समय पे निर्मित की गई चीज़ें हैं, या उस समय पे जो चीज़ें बनी थी उनके जो अवशेष मिले हैं हमें, वो प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं दोस्तों, वे स्रोत जो इन प्राथमिक स्रोतों के आधार पे जिनको रचा गया है या लिखा गया है, यानी कि जैसे हमारी इतिहास की जो किताबें हैं जो हमें इतिहास के बारे में बताती है, वो हमारी द्वितीयक स्रोत हो सकती हैं। और उस समय जो खुदाई से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जो स्थल प्राप्त हुए हैं, वो हमारे प्राथमिक स्रोत हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्रोत ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें प्राथमिक द्वितीयक स्रोत करके कई क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन पूछ रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। दूसरा ऑप्शन है जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। सी ऑप्शन है जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। डी ऑप्शन है समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। तो आप लोग इसमें समझ ही सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन गलत होगा। जनजातियों की बात कर रहा है, तो इसमें लिखित दस्तावेज की भी बात, देखो पहले ऑप्शन में लिखित दस्तावेज है, तो जनजातियों में पढ़े लिखे लोग तो होते ही नहीं है ज़्यादा, वही तो बहुत पहले की बात कर रहा है, तो उनके इतिहास के निर्माण की बात कर रहा है, तो उसमें यही वाला ऑप्शन इसका गलत है, ए ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा ए। ठीक है, बाकी ये सारे गलत हैं, क्योंकि जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया, ये वाला एकदम सही है, क्योंकि जो उन लोगों के रीति रिवाज होते हैं वो एक मतलब व्यक्ति से व्यक्ति में ट्रांसफ़र होते जाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। और ये अगला, जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा, ये भी सही है। अगला है समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी, जब जनजातियों में ज़्यादा बाहर के लोगों का प्रवेश ही वर्जित होता है, वो लोग किसी और को शामिल ही नहीं होने देना चाहते हैं, बाहर के लोगों को स्वीकार ही नहीं करते हैं, इसलिए उनके बारे में जानकारी भी लोगों के पास कम है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है अबुल फजल, रास सुंदरी देवी, जियाउद्दीन बर्नी। तो जैसे ये लोग हैं उसी टाइम के। और अगला ऑप्शन है मुजफ्फर आलम, तो इसमें देखो टिक लगा हुआ है, तो इसमें मुजफ्फर आलम सही है। अब ये जो बाकी लोग हैं उसी टाइम जब इतिहास बन रहा था, इतिहास के बारे में इन लोगों ने, जैसे ये मुगल काल के ही हैं, तो इन लोगों ने उस टाइम के बारे में अगर लिखा है तो उसका प्राथमिक स्रोत हो जाएगा, अगर वो लोग देख के ही तुरंत लिख रहे हैं तो। लेकिन ये जो मुजफ्फर आलम जी हैं, ये प्रोफेसर हैं, इनके बारे में बता देते हैं। ये प्रोफेसर रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है वहाँ की, और JNU के भी प्रोफेसर रहे हैं, और ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के भी प्रोफेसर हैं। और इन्होंने मुग़ल काल के बारे में बहुत सारी कई किताबें लिखी हैं मुग़ल काल पे। तो इनकी जो किताबें हैं वो इतिहास मतलब उन स्रोतों पे आधारित होंगी, तो ये हमारे द्वितीयक स्रोत हो जाएंगे, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा सही है। इनकी जो लिखित किताबें हैं ये प्राथमिक स्रोत नहीं होंगे। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत है। यहाँ अगर हमको पढ़ाना है प्राचीन भारतीय इतिहास तो हम लोग किस चीज़ का उपयोग करना हमारे लिए गलत है, मतलब किसका प्रयोग कर सकते हैं और किसका प्रयोग हमें पहले नहीं करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है लघु चित्रकारी, दूसरा ऑप्शन है शिलालेख, तीसरा ऑप्शन है हस्तलिपियाँ, चौथा ऑप्शन है गुफा चित्रकारी। तो अगर हमको प्राचीन भारत को पढ़ाना है तो हम बच्चों को लघु चित्रकारी के माध्यम से भी समझा सकते हैं, शिलालेख भी दिखा सकते हैं, गुफा चित्रकारी भी दिखा सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। हस्तलिपियाँ दिखाई तो जा सकती हैं, लेकिन हस्तलिपियों का कुछ विशेष महत्व नहीं है, मतलब उसको पहले प्रयोग करना गलत होगा। तो हमारा यही ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, क्योंकि हस्तलिपियों से बच्चों को कुछ विशेष ज्ञान नहीं मिलने वाला, क्योंकि उस समय की जो लिपियाँ थी वो उनके पढ़ने में तो आएंगी नहीं, उन्होंने क्या लिखा है, बहुत सारी लिपियाँ तो अभी तक पढ़ी भी नहीं जा सकी हैं, तो वो उनको समझना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए इसको ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना करवाना चाहता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है उसके लिए। तो कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है, बात प्राथमिक स्रोत की कर रहा है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है आत्मकथाएं, समाचार पत्रों का पूरा लेखागार, मौखिक इतिहास, उपन्यास। टॉपिक क्या है, भारत का विभाजन। ठीक है, और उसमें प्राथमिक स्रोत ही रखना है। तो आत्मकथाएं, हाँ ये प्राथमिक स्रोत हो सकती हैं। मौखिक इतिहास, हाँ कोई बताएगा अगर उस टाइम का है, तो उस टाइम का अगर कोई व्यक्ति है वो बता रहा है उसके बारे में, तो ये भी प्राथमिक स्रोत हो जाएगा। समाचार पत्रों का पूरा लेखागार, यानी कि पूरा लेखागार पुराने अखबारों का जहाँ पे संग्रह किया गया, यानी कि उस टाइम पे जो न्यूज़पेपर है वो उसके बारे में बताएंगे, तो ये भी उसका प्राथमिक स्रोत ही हो जाएगा। तो हमारा एक ऑप्शन बचता है उपन्यास। तो उपन्यास क्या होता है, उपन्यास कोई दीर्घ कथा होती है ना, जिसमें जो कथात्मक शैली में लिखा जाता है, जिसमें लेखक उसको ऐसे लिखता है कि मतलब हर पढ़ने वाले को लगता है कि मेरी ही कहानी है। तो किसी चीज़ का दीर्घ कथा के रूप में लिखना या कथात्मक वर्णन उपन्यास होता है, तो ये प्राथमिक स्रोत नहीं है। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है,
पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए दो विकल्प दिए हुए हैं पांडुलिपियों और अभिलेखों पर, और उससे रिलेटेड फिर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला है हमारा कथन, पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भूर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। और बी है, अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। जो अभिलेख होते थे वो पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। ये सही है। पांडुलिपियां तथा प्रायः ताड़पत्रों अथवा भूर्ज नामक वृक्ष की छाल के विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती। हाँ सही है, ये भोजपत्रों पर पांडुलिपियां लिखी जाती थी, तो दोनों ही सही है। इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या कह रहा है, ए और बी दोनों सही हैं, ए गलत है तथा बी सही है, ए और बी दोनों गलत हैं, ए सही है और बी गलत, तो इसमें ये पहला वाला सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें डॉट 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 में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। तो प्राचीन शैल चित्रकला कहाँ मिली है? इसमें ऑप्शन दे रखा है कर्नाटक तथा तमिलनाडु, बी ऑप्शन है तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। तो कहाँ मिली है शैल चित्रकला? तो ये पता है हम लोगों को कि ये क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश, जो भीमबेटका गुफा भी पढ़े थे हम लोग, वो भी शैल चित्रकला ही तो है। तो ये इसमें मध्य प्रदेश इसमें है, तो उत्तर प्रदेश भी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में भी मिली है। उत्तर प्रदेश में आदमगढ़, जो विंध्य क्षेत्र में लेख है, आदमगढ़ जगह, वहाँ पे जो विंध्य क्षेत्र के लेखैया शिलाश्रय के अनेक शैल चित्र मिले हैं आदमगढ़ में, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा में, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये देखिए मध्य प्रदेश से भीमबेटका तथा आदमगढ़, उत्तर प्रदेश में विंध्य क्षेत्र के लेखैया शिलाश्रय से अनेक शैल चित्र मिले हैं जिन्हें चट्टानों पर बनाया गया है। यह चित्रकला मध्य पाषाण काल से संबंधित है। इस चित्रकला का विषय आखेट तथा पशु पक्षी हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपने। अगला प्रश्न है हमारा, ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ, ऑप्शन है अतीत के स्मृति शेष या अवशेष मिले हैं, बी ऑप्शन है उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, सी इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, डी इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। ऐतिहासिक स्थल पता है आप लोगों को क्या होते हैं, इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वह स्थल जहाँ पे अतीत के स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं, उसी को ऐतिहासिक स्थल कहते हैं। डी अगला हमारा है क्वेश्चन, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक थे। अधिकतर लोगों को पता होगा इसका ऑप्शन सही। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी, बताइए कमेंट करके। सही, मेगस्थनीज ने, ठीक है। मेगस्थनीज के बारे में देखिए थोड़ा बताया गया है यहाँ पे। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी और ये मेगस्थनीज सेल्यूकस का दूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज, राजनीति, संस्कृति आदि का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा स्थित है। अजंता की गुफा, ऑप्शन देखा गुजरात में,
गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो अजंता की गुफा है महाराष्ट्र में। ये अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं और इन गुफाओं का निर्माण गुप्त शासकों द्वारा कराया गया था, गुप्त शासक, ठीक है। और इसमें जो चित्रकारी हुई है इन गुफाओं में वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित इसमें चित्रकारी और शिल्पकारी की गई है। और दोस्तों अजंता की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल की जो सूची है उसमें शामिल कर लिया गया है, ठीक है। इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है। कब? 1983 में। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय अभिलेखागार अब स्थित है। तो राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 11 मार्च 1891 ईस्वी को की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इसका ये सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों में अंतर। देखिए थे कि अंतर वाला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। ऑप्शन है पहला, प्राथमिक स्रोत प्राथमिक है जबकि द्वितीयक स्रोत द्वितीयक है। बी ऑप्शन है, द्वितीयक स्रोत व्यक्ति से, सूचना से, काल से और अध्ययन किए जाने वाले विचारों से गहन संबंध रखते हैं। द्वितीयक स्रोत, ठीक है, व्यक्ति से, सूचना से, काल से और अध्ययन किए जाने वाले विचारों से गहन संबंध रखते हैं। सी ऑप्शन है, प्राथमिक स्रोत व्यक्ति से, सूचना से, काल से और अध्ययन किए जाने वाले विचारों से गहन संबंध रखता है, ठीक है। डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। अब बताइए कि इसमें कौन सा सही होगा, आपको कौन सा सही लग रहा है। देखो द्वितीयक स्रोत के लिए भी वही बात कर रहा है, प्राथमिक स्रोत के लिए भी बात कर रहा है, सेम बात कर रहा है। और ये तो प्राथमिक स्रोत प्राथमिक है, द्वितीयक स्रोत द्वितीयक का कोई कथन ही नहीं। उपरोक्त सभी, इसमें हमारा जो ऑप्शन है सही है, सी ऑप्शन सही है, सी। प्राथमिक स्रोत व्यक्ति से, सूचना से और अध्ययन किए जाने वाले विचारों से गहन संबंध रखता है। प्राथमिक स्रोत मतलब जिस चीज़ का अध्ययन किया जा रहा है तो उस टाइम की जो चीज़ें हैं, सूचनाएं हैं, उस समय के जो व्यक्ति हैं उनसे संबंध रखता है प्राथमिक स्रोत, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक, जिनको हिंद यमन भी कहते हैं ना, उन लोगों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है, यात्रियों का वृत्तांत, बी सिक्के, सी बौद्ध, डी जैन साहित्य। तो इसमें इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सिक्के। सिक्कों से, उस समय के जो सिक्के हैं उनसे हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। और जो हिंद यूनानी शासक थे इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, आंसर भी आ जाता है। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। तो ऑप्शन दे रखा है, पशु अंगों के अवशेष, बी ऑप्शन है ग्रेफाइट, सी ऑप्शन है पौधों और खनिज, डी ऑप्शन है स्लेट। तो इसमें पशु अंगों के अवशेष, पशुओं के अंग से उनका ब्लड ही हो सकता है, बाकी अंगों में तो कोई कलर होता ही नहीं है। ग्रेफाइट से पौधों और खनिज, तो विचार करिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा।
इसका सही ऑप्शन है दोस्तों पौधों और खनिज। प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पौधे तथा खनिज से निर्मित रंगों द्वारा अजंता की गुफाओं में चित्रकारी की गई है। अजंता की गुफाओं के चित्रों की चमक आज 1000 से अधिक वर्ष बीतने के बाद भी वैसी की वैसी है, सजीव है। यह भित्ति चित्रकारी के लिए विख्यात है। जो अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी हुई है वो भित्ति चित्रकारी है, ठीक है। इन चित्रों में बौद्ध धार्मिक आख्यानों और देवताओं का जीवंत चित्रण किया गया है। यह भारतीय कला का अद्वितीय नमूना है। देखिए दोस्तों, ये इसका विस्तार से आंसर इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है प्लिनी कौन था? प्लिनी कौन था? ऑप्शन दे रखा है, एक कवि जिसने भारत के इतिहास के बारे में लिखा है, एक योद्धा जो अफगानिस्तान में बस गया था, एक रोमन विद्वान जिसने भारत के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का उल्लेख किया है, या फिर उपरोक्त सभी। तो प्लिनी कौन था? इसमें इसका सी ऑप्शन सही है दोस्तों, एक रोमन विद्वान जिसने भारत के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का उल्लेख किया है। प्लिनी एक प्रसिद्ध रोमन विद्वान एवं दार्शनिक था जिसने रोम एवं भारत के मध्य व्यापार का उल्लेख किया है, ठीक है। रोम साम्राज्य के धन का बहाव भारत की तरफ होने से प्लिनी दुख व्यक्त करता है। प्लिनी ने अपने एक उसमें रचना में कहा है कि रोम के सोने से भारत सोने की चिड़िया बन चुका है और रोम उजाड़ हो गया है, ठीक है। ये देखिए इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, और ये क्या कहते हैं, इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण पूछ रहा है। आपको पता है कि प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं और द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं। ऑप्शन दे रखा है, जनगणना रिपोर्ट 2001, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड। सी ऑप्शन है हमारे अतीत, फर्स्ट कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। डी ऑप्शन भारत का संविधान। तो बताइए क्या सही होगा? ऑप्शन इसमें सही होगा हमारे अतीत। ये जो पुस्तक है एनसीईआरटी की इतिहास विषय पे लिखी गई, ये द्वितीयक स्रोत है। अब जनगणना रिपोर्ट ये प्राथमिक स्रोत हो सकती है, क्योंकि ये डायरेक्ट जनगणना के बाद उसको रिपोर्ट को तैयार किया जा रहा है, तो प्राथमिक स्रोत होगा। जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, तो किसी व्यक्ति का जन्म और मृत्यु का जो पंजीकरण रिकॉर्ड होगा वो भी उसका प्राथमिक स्रोत होगा, डायरेक्ट होगा। भारत का संविधान, ये भी संविधान के बारे में डायरेक्ट मतलब मूल पुस्तक है, तो ये प्राथमिक स्रोत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। यहाँ पे प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत के बारे में लिखा हुआ है। स्रोत के बारे में बताया गया, जिन प्रमाणों के आधार पर अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है उन्हें ही स्रोत कहते हैं। स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक द्वितीयक स्रोत। और इसमें देखिए प्राथमिक स्रोत में कुछ चीज़ें दे रखी हैं, स्मारक, सिक्के, यंत्र, आज्ञापत्र, आदेश, जनगणना, फरमान, संविधान, संधियाँ, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, न्यायालयों के निर्णय तथा व्यक्तिगत इतिहास, ये सब हैं प्राथमिक स्रोत के उदाहरण, ठीक है। द्वितीयक स्रोत में भी देखिए दे रखा है, द्वितीयक स्रोत में पुस्तकें, जीवन चरित्र, इतिहास की पाठ्य पुस्तकें आदि जो हैं ये द्वितीयक स्रोत होंगी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? तो इसमें ऑप्शन सही है हमारा बी, द्वितीयक, ठीक है। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह द्वितीयक प्रकार का स्रोत है, ठीक है। और प्राथमिक आंकड़े तो वो होते हैं जो हम लोग जो अन्वेषक होते हैं, गणनाकार थे, वो प्राप्त करते डायरेक्ट, और हम समाचार पत्र से डायरेक्ट प्राप्त कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? द्वितीयक स्रोत, ठीक है। अगर उनके माध्यम से जो गणनाकार है उनसे डायरेक्ट प्राप्त होते तो प्राथमिक स्रोत होंगे, लेकिन समाचार पत्र है इसलिए द्वितीयक स्रोत होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
इसमें अगर आप लोगों को इसमें विस्तार से भी इसका आंसर लिखा हुआ है, आप लोग वीडियो को रोक के अगर इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है। किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय तो किस उद्देश्य पर किया जाना चाहिए? ऑप्शन दे रखा है कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना, मूल्यपरक निर्णय देना, अगला है लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना, अगला ऑप्शन है प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यवर्धन करना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें सब ऑप्शन नंबर सही होगा ए, किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करने के उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा हैंगियोग्राफी। हैंगियोग्राफी संबंधित है। ये ऑप्शन दे रखा है संत के जीवनी लेखन से, बी ऑप्शन है शासक के आत्मकथा लेखन से, सी ऑप्शन है संत के आत्मकथा लेखन से, डी ऑप्शन है शासक की जीवनी लेखन से। तो इसमें दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, संत की जीवनी लेखन से। संतों की जो जीवनी लिखा जाता है इसको हैंगियोग्राफी कहा जाता है। इसमें संतों के जो चमत्कारी व्यक्तित्व होता है उनके बारे में बताया जाता है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल थे। ठीक, इसमें ऑप्शन देखा सर विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसप, जेम्स फर्ग्यूसन, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसमें सही ऑप्शन है दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम। इनको 1861 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का प्रथम सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। ठीक है, और इसमें भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व विभाग की स्थापना वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में हुई थी। ठीक, संस्कृति मंत्रालय के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक संगठन है। ठीक, ये पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान है भारत का, ये राष्ट्र की जो सांस्कृतिक विरासतें हैं, जो पुरातत्वीय अनुसंधान होते हैं उनके संरक्षण के लिए एक संगठन का जो बनाया गया है वो है। राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव के लिए संपूर्ण देश को 24 मंडलों में विभाजित किया गया। कितने मंडलों में? 24 मंडलों में। ठीक है, जिसमें इनका संरक्षण किया जाता है। ये इसका लिखा हुआ है पूरा विस्तार से। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एक कथन दे रखा है इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन एवं लेखा जोखा है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है प्रोफेसर घाटे का। इन्होंने कहा है कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन एवं लेखा जोखा है। अगला प्रश्न है आदिवासी या जनजाति लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते, वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? आदिवासी लोग तो अपना रिकॉर्ड रखते ही नहीं हैं लिखित रूप में, तो हम इस समय के जो इतिहासकार हैं वो लोग कैसे उनके बारे में पता लगाते हैं? ऑप्शन दे रखा है प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, बी ऑप्शन है आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, सी ऑप्शन है पुरातत्वीय स्रोतों का प्रयोग करके, डी ऑप्शन है वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो इसमें सही ऑप्शन होगा दोस्तों ये डी ऑप्शन, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। यानी कि वाचिक परंपराएं क्या होती हैं? जो वहाँ प्रचलित कथा कहानियाँ लोकोक्ति जो लोग गाने गाते हैं, उनके गीत भजन कविता तथा अन्य जो
मौखिक साधन है ना, जिनसे उनके सांस्कृतिक तत्वों और परंपराओं का मतलब प्रसार होता रहता है, पता चलता रहता है, उनका प्रयोग करके इतिहासकार उनके बारे में इतिहास लिखते हैं। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर। भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से यह कौन सी समस्या है? भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक 3 कालों में बांटा गया है, पता है आप लोगों को। तो कह रहे हैं इसमें इसको विभाजित करने में समस्या, मतलब विभाजित किया गया है तो किस कारण से किया गया वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक गति को दर्शाता है। डी ऑप्शन दे रखा है, 3 काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है। सी ऑप्शन है, यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। डी ऑप्शन है, भारतीय इतिहास में प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती हैं। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन। भारतीय इतिहास को प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल में विभाजन करने में कई समस्याएं आती हैं, क्योंकि काल विभाजन की संकल्पना पश्चिमी विचारों से ग्रहण की गई है, जहां ये आधुनिक काल का संबंध विज्ञान तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता एवं समानता से, जबकि भारत में आधुनिक काल का संबंध औपनिवेशिक सत्ता से है। ठीक है, भारत में जो हमारा आधुनिक काल है उस समय हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का उपनिवेश था हमारा देश। लेकिन यही अगर आधुनिक काल हम विश्व के इतिहास में पढ़ते हैं तो उस समय जो ये विश्व में था उस समय वहाँ पे विज्ञान का समय था, तर्कणा, लोकतंत्र था, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है ना। तो ये एक समस्या आ जाती है हमारे यहाँ ये काल विभाजन को लेकर। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक। ऑप्शन है, कर्नल टॉड की एनल्स का प्रकाशन हुआ, कौटिल्य लिखित अर्थशास्त्र की प्रतिलिपि मिली, अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया, सिंधु सभ्यता की खोज हुई। तो 20वीं शताब्दी में क्या हुआ था, इसका जब तीसरा दशक था तो इसमें हमारा 1921 ईस्वी में खोज हुई थी सिंधु सभ्यता की। ठीक, तो दोस्तों भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। सिंधु सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। इसकी खुदाई सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। ठीक है, तुम्हारा डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा है, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार है? ऑप्शन है, यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। बी ऑप्शन है, इंग्लैंड का इतिहास भी इसी रूप में लिखा गया है। सी ऑप्शन है, ब्रिटिश लोग समझते थे कि वे इतिहास के उस बिंदु पर सर्वाधिक ज्ञानवान थे और इसलिए उन्होंने इस विभाजन का प्रयोग किया।
डी ऑप्शन है यह याद करने में सुविधाजनक और सरल है। तो बताइए क्या रहा होगा इसमें। इसका सही है पहला ऑप्शन। यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 कालों हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत में बांटा है। यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का जो धर्म है एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। क्योंकि देखिए आप लोग हम लोग देखते हैं अपने इतिहास में कि जो हिंदू भारत पहले हिंदू एक टाइम पीरियड है जिसमें लंबे समय तक हिंदू राजाओं का शासन होता है। फिर मुस्लिम का पीरियड आ जाता है जिसको हम लोग मध्य भारत कहते हैं, तो उसमें सारे मुस्लिम राजाओं का शासन चलता है। फिर उसके बाद जब ब्रिटिश सत्ता का स्थापना होती है और एक लंबे समय तक ब्रिटिश सरकार का हमारे देश में शासन होता है। तो इसी आधार पे इतिहासकारों ने इतिहास का विभाजन कर दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है। कौन सा मौखिक इतिहास को लिखने में ऑप्शन दे रखा है, सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मौखिक वर्णन। गौर करिएगा क्वेश्चन पे। इसमें नहीं पूछ रहा है कौन सी सामग्री नहीं है। बी ऑप्शन है उस व्यक्ति की स्मृतियां जो विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गया था। सी ऑप्शन है एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है। डी ऑप्शन है उन व्यक्तियों के घटना वृत्तांत जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें ये ए ऑप्शन में भी सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मौखिक वर्णन, तो ये क्या होगा, ये एक स्रोत होगा। ठीक है, मौखिक इतिहास को लिखने के लिए। ठीक है, उस व्यक्ति की स्मृतियां जो विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गया, ये भी स्रोत है हमारा, उससे भी जानकारी मिल सकती है। एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है, कोई विद्वान अगर वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पे बात कर रहा है तो वो वर्तमान शिक्षाविद हो सकता है, लेकिन वो उससे हमें इतिहास के बारे में कुछ भी जानने को नहीं मिल रहा है। तो हमारा इसमें ये सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। और उन व्यक्तियों के घटना वृत्तांत जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया, उससे भी हमें अच्छी जानकारी मिल सकती है, वो भी हमारा स्रोत हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ये कौन सा नहीं है, यही नहीं है, सी वाला। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी के लेखक। तो अष्टाध्यायी के लेखक पता होगा आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं और महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं और रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, वेद व्यास ने महाभारत और पाणिनि ने अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न है मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की। ऑप्शन दे रखा है भास, कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट। तो किसने लिखा है, मालती माधव की नाटक की रचना भवभूति ने की है। ठीक है, तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, भवभूति। तो इसको देखिए डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, मालती माधव नामक नाटक की रचना भवभूति ने किया है और भास के द्वारा लिखित ग्रंथों के भी नाम दिए हैं। देखिए भास ने लिखे हैं स्वप्न, वासव दत्ता, चारु दत्ता और हर्षचरित और कादम्बरी। ये दोनों ग्रंथ किसके हैं, बाणभट्ट के। ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव आदि ग्रंथ लिखे हैं कालिदास ने। तो दोस्तों आज के अपने वीडियो में बस हम इन्हीं 30 प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन बाकी रह गए उसे हम लोग अपने अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर